अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आइंदा माली साल के बजट से कबल सरमायाकार मोहतात, कारोबार सुस्त और अवाम बदएतमादी का शिकार नजर आते हैं। बजट का सीजन आते ही इक्तदार के ऐवानों और कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठी अशराफिया मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म नजर आती है। बड़े बड़े कारोबारी हजरात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी बजट पर अपने इख्तलाफात बंद कमरों में हल करने में मशगूल हैं। नवीद कमर साहब, सलीम मानवीवाला साहब, शेरी रहमान साहिबा पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की मौजूदगी में डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार साहब से मुलाकात की, मगर इस पूरे मंजरनामे में कहीं वो तनख्वाहदार तबका दिखाई नहीं देता जिसकी आमदन महंगाई के मुकाबले में सुकड़ती नजर आ रही हो। कहीं वो मजदूर नहीं दिखाई देता जिसकी उजरत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों का साथ नहीं दे पा रही हो। कहीं जवान नहीं दिखाई देता जो रोजगार के मौके तलाश करते करते मायूसी का शिकार होता जा रहा है। हुकूमती हल्के मईशत में एतमाद की बहाली का दावा जरूर करते हैं, लेकिन अदादोशुमार दावों के बरक्स नजर आते हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक कारोबारी एतमाद 22% से गिरकर 13% रह गया। तकरीबन 70 से 80% कारोबारी इदारे नई सरमायाकारी मौखिर या महदूद कर रहे हैं, जबकि न्यू इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 2% तक गिर चुका, जो सरमायाकारी की तकरीबन मुंजमद होने की अलामत है। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि उनसे बजट और आईनी तरमीम पर राब्ता नहीं किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौकिफ है कि वफाक पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ना बजट पास कर सकता है और ना ही आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब का कहना है कि बजट में वोट के लिए इत्तेहादियों से मशावरत का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत 5 जून को बजट पेश करने के लिए नहीं, इसलिए बजट 10 जून को पेश होगा। हुकूमत की अभी तक की तैयारी नहीं थी बजट को 5 तारीख को पेश करने की, ना ही कोई कंसल्टेशन जिस लेवल पे होनी चाहिए अहलाइज से भी ताकि उनसे वोट ले सकें, वो भी कंप्लीट हुआ। तो ये फिर फैसला हुआ कि 10 तारीख को बजट जो है वो पेश किया। पीपल्स पार्टी नून लीग में मफादात का टकराव और कौमी हुकूमत की गूंज शेर इक़्तिदार में एक बार फिर कौमी हुकूमत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इस कौमी हुकूमत के लिए राज़ी हैं। ऐसे में पीपल्स पार्टी और नून लीग का बजट और मुमकिन 28वीं तरमीम, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस और आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशस्तों के मामले पर इख्तिलाफ मौजूदा सेटअप के लिए मुश्किलात और किसी भी कौमी हुकूमत के लिए राह हमवार करने का सबब जरूर बन सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दावे किए जाते हैं कि हमने सूबे में ये काम किया, वो काम किया, ये सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से है। उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम दी। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया, वो किया, कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। और अब मैंने और आपने उस 18वीं तरमीम के जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ात है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिलवाना है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में पंजाब पुलिस की तैनाती पर सवाल किया। कहते हैं कि अवाम पूछ रही है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। वफाकी वुज़रा को NOC जारी करने पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब पुलिस की तैनाती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इन लोगों को हक मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप वज़रा को NOC दे रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। PTI की अंदरूनी लड़ाइयां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा झड़प वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब के दरमियान हुई। सोहेल आफरीदी साहब की 10 जून की एहतजाजी कॉल पर शेख साहब ने तनकीद करते हुए कहा था कि हमारे लीडरान एहतजाज की कॉल दे देते हैं और बाद में पार्टी को उनका भरम रखना पड़ता है। आज जवाब में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि शेख साहब अगर 10 जून के एहतजाज आ सकते हैं तो शिरकत करें, वरना किसी की आलाकारी ना करें। शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहां पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। उधर मशरिकी वुस्ता में जंग के इम्कानात दोबारा सर उठाने लगे। अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने ईरान के ड्रोन कंट्रोल ग्राउंड स्टेशन और मिलिट्री साइट्स पर हमले किए, जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तहम इन डेवलपमेंट्स के बावजूद दोनों फरीकैन की जानिब से अमन मुआहिदे के वाज़े इशारे भी दिए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह कह दिया कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब से मुलाकात करना चाहेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े नाम, सीनियर नाम कमर जमान कायरा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। गिलगित बल्तिस्तान को बहुत करीब से देखा, उसके अफेयर्स पे उन्होंने नजर रखी एंड ही सर्व्ड ऑन की पोजीशंस इन गिलगित बल्तिस्तान एज वेल। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कायरा साहब ये जरूर बताइएगा कि मीडिया में इन खबरों के बड़े चर्चा है कि पीपल्स पार्टी से नून लीग किसी तरमीम से मुताल्लिक मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है और एक तरह से एक दबाव ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के शेयर से मुताल्लिक गुफ्तगू या कोई कंसेंसस डेवलप हो सके। क्या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा राब्ता नून लीग की जानिब से आपकी पार्टी क़यादत के साथ हुआ है जिसमें नून लीग ने ये इजहार किया हो कि वो ये करना चाह रही है? अलीना, मेरे इल्म के मुताबिक तो अभी तक कोई फॉर्मल डिस्कशन मेरी जमात के साथ या कोई फॉर्मल ड्राफ्ट होता है ना कि कोई तजावीज आई हो, ऐसी सूरत में मेरी क़यादत के साथ या किसी कमेटी के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई। बाकी हेर से मैं किसी प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए, कभी किसी जगह तकरीर करते हुए, कभी किसी और प्रोग्राम में, उसके अंदर ये बातें जरूर होती रही है कि मौजूदा NFC के फार्मूला के ऊपर कि जी फेडरेशन के पास वसाइल कम रह जाते हैं, सूबों के पास ज्यादा चले जाते हैं और हमारे क्योंकि रिसोर्सेज इतने जनरेट नहीं हो रहे, इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो सूबों का शेयर है उसको ठीक करना चाहिए। ये जनरली बातें हैं। अभी तक किसी ने फॉर्मली हमारे साथ इस पर डिस्कशन मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं की है। राइट। और इसी तरह बाकी चीजें भी है। लोग कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम कोई सूबों की बात करता है, कोई और चीजें छेड़ता है। तो मेरी जमात बुनियादी तौर पे जिन चीजों का जनरली, यानी अगर BISP के बारे में कोई बहस रही कि जी BISP को सूबों के हवाले कर देना चाहिए या सूबे इसमें कंट्रीब्यूट करे, उसके ऊपर मेरी जमात का एक वादे मौकफ पहले भी था, आज भी है। इसी तरह बाकी चीजों के ऊपर लेकिन कोई फॉर्मल तजवीज अभी तक सामने नहीं आई। राइट। मैं कह साहब BISP से मुतालिक भी जो आप लोग की अब भी, और आपने जिस तरह से मेंशन किया कि बिलावल साहब ने भी क्लियरली इसको स्टेट किया था कि कुछ सियासी जमातें इसको बंद करना चाहती हैं, मैं इससे भी मुतालिक बात करूंगी। लेकिन उससे पहले इतला चूंकि ये है कि बजट के मामले पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं वो नून लीग के साथ अपनी जगह मौजूद हैं और एक गिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट के हवाले से वो ये है कि उनको बिल्कुल अभी तक ताहाल एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी तस्दीक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी की कि हमें मशावरत अभी करनी है और बजट पर जो पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं वो भी अब तक दूर नहीं हो सके। सो बड़े एतराज़ात कायरा साहब बजट से मुताल्लिक आपकी जमात के हैं क्या? अब पहली बात तो ये है कि मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में नहीं हूं, तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। जनरली मैं बता देता हूं आपको। तो वो ये है कि जब ये हुकूमत बनी तो इस गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम लीग के जमात के साथ पीपल्स पार्टी का जमाती तौर पे एक एग्रीमेंट लिखा गया और उसमें लिखा गया कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे और ये लेजिस्लेशन से पहले वो माली मामलात में हो, सियासी मामलात में हो, दीगर इश्यूज के ऊपर हो, वो हमें एतमाद में लेंगे। अगर एतमाद में नहीं लेंगे तो हम उसके ऊपर अपना तहफ़्फ़ुज़ जाहिर कर देंगे। यही होता रहा। जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है या कानून साजी होती है, अगर हमें पहले एतमाद में ले लेते हैं तो हम उस पर ऊपर अपनी राय दे देते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर वो ले कर देते हैं हमसे मशवरा किए बगैर तो पीपल्स पार्टी उस पर अपना नुक्ता नजर ऐवान में दे देती है, फिर बाद में तलखी के साथ जाके ठीक होता है। बजट का भी हमारे साथ तय था। सो बजट की तजावीज बन गई है। बेहतर तो ये होता है कि अब तजावीज बनाते वक्त तय करें हमारा बजट है क्या। बजट में मेजर हिस्सा तो बजट का है डेट सर्विसिंग, डेट रिटायरमेंट, तो वो तो तयशुदा है, उसमें क्या तब्दीली हो सकेगी। इसी तरह डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसमें क्या तब्दीली हो सकेगी। जो सिविल सर्विसेज या सिविल गवर्नमेंट के रनिंग का एक्सपेंडिचर है उसमें क्या कमी हो सकेगी। वो तो तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, बाकी तो जो मेजर पोर्शन है जहां पे कुछ चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं वो PSDP है। तो PSDP के ऊपर पहले से वहां भी थोड़ी स्पेस होती है, इसलिए कि अगर आप किसी एक सूबे को या किसी एक साइड को या किसी एक सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहें, माजी की प्रेफरेंसेस भी देखनी पड़ती हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स को कितने पैसे देने होते हैं, ये सारा कुछ देख के तो PSDP यानी डेवलपमेंट प्लान जो होता है वही है जिसके अंदर आप अपनी प्रायोरिटीज दे सकते हैं। या फिर पॉलिसी इश्यूज होते हैं कि आप टैक्सेस में कौन से टैक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं,
कौन से सेक्टर को सपोर्ट करने जा रहे हैं, कौन से सेक्टर को टैक्सेस की छूट देंगे, कहाँ टैक्स ज्यादा एनफोर्स करेंगे, उसके ऊपर आप अपनी राय देते। तो वो क्योंकि बिलावल साहब 31 तारीख को गए थे गिलगित बल्तिस्तान में अपनी कैंपेन पे, और वो 5 तारीख तक उनके जलसे हैं। 5 को वो गिलगित में जलसा करने के बाद 5 को शायद आ सके, और अगर जलसा शाम को हुआ तो फिर शाम को तो फ्लाइट नहीं होती, सो वहां शायद फिर वो अगले दिन वापस तशरीफ लाएं, और उनके साथ गवर्नमेंट जो है वो फिर मुज़ाकरात कर लेगी। उनके साथ कमेटी लेवल पे तो शायद शेयरिंग हुई हो, लेकिन उस लेवल पे शेयरिंग नहीं है, लिहाजा उसकी शेयरिंग कर ली जाएगी। राइट, बट कायर साहब अभी 5 जून के बजाय गवर्नमेंट को भी आगे ये डेट करनी पड़ी बजट के ऐलान के हवाले से, और 10 तारीख की गई। अब इसके हवाले से भी बड़ी चहमगोइयां हो रही हैं कि उससे कबल आया कि जो 28वीं तरमीम का मामला है वो, और जो कि आपने कहा कि अभी तक फॉर्मली अगर इस पर कोई गुफ्तशरीद नहीं हो सकी है, लेकिन चहमगोइयां अपनी जगह बरकरार है, स्पेकुलेशन अपनी जगह बरकरार है कि ये भी इस पर एक रजामंदी है, इसको इंश्योर करवाया जाएगा, और उसके लिए कोशिशें कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर हो रही है। 28वीं तरमीम एक अलग इशू है, वो तो जब होगी तब होगी। बजट आज का इशू है, तो गवर्नमेंट कोई इस तरह का काम तो नहीं करेगी कि एक इरिटेंट ही बहुत होता है, बजट एक इरिटेंट होता है ना। गवर्नमेंट चाहेगी कि किसी एक सेक्टर पे टैक्स लगाना, हो सकता है हमारा ख्याल हो ना लगाएं, कम लगाएं, किसी जगह रिलीफ दें, फलां करें, तो उसके ऊपर ही बहुत लेदे होती है। कुछ ये कि आप ये भी हो और साथ 28वीं तरमीम का डोल भी डाल दिया जाए, तो फिर तो मैस क्रिएट हो जाएगा। सो ये बिल्कुल एडवाइजेबल ना है, ना ऐसा है। सो इस वक्त गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो तो बजट पास कराने की है, और बजट क्योंकि बिलावल साहब यहाँ नहीं है, 5 तारीख को अगर वो बजट पेश कर देते तो फिर बाद में क्या तजावीज लेनी होती है। उसलिए अगर 5 दिन एक्सटेंड किया गया है तो जून की, आपको याद है ना, 24-25 को भी जाके बजट पेश हुआ करता है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल मिड तक भी, उससे पहले हमने 2 साल कबल तो चीन के दौरे की वजह से भी बजट को आगे पुश होते हुए देखा। बट कायर साहब, आपने BISP का जहाँ पे जिक्र किया, पीपल्स पार्टी के हवाले से अब पोजीशन भी जरूर क्लियरली बताइएगा कि किस तरह से वफाक चूंकि बार बार कह रहा है कि अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो बोझ उठा सके, माली बोझ उठा सके इन प्रोग्राम्स का, तो आप लोग कैसे उसके ऊपर जो है वो मुसलसल या उसको बावर कराने की कोशिश करेंगे, या उसको मजबूर कर सकते हैं कि ये बोझ उन्हीं को उठाना होगा BISP का? लीना, एक बात समझिए, ये वो प्रोग्राम है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, इसका नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया। लकीली मैं इसका फाउंडिंग चेयरमैन था, और इस प्रोग्राम के तहत हमने जो पाकिस्तान का वल्नरेबल क्लास है, हमने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा शानदार प्रोग्राम है जिसको सारी दुनिया में पजीराई हुई। पिछले साल के बजट में, इसी हुकूमत के पिछले साल के बजट में, हुकूमत को IMF की तरफ से कदगनों का सामना था और सब्सिडियां खत्म करवाई गई। एक वाहिद प्रोग्राम ये है सब्सिडीज का जिसमें 200 अरब रुपया IMF के कहने पे बढ़ाया गया। सो इस प्रोग्राम को सूबे ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं। सूबों ने अपना प्रोग्राम जो है पॉवर्टी एलिवेशन के सारे सूबों में चल रहे हैं, वो भी करने हैं, लेकिन मरकज की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सपोर्ट जो है, ये पाकिस्तान की इक्वेशन की अलामत है। सो इसको खत्म नहीं करना चाहिए, इसको सूबों को नहीं देना चाहिए, बल्कि सूबों के प्रोग्राम चल रहे हैं। हाँ, अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, और अगर इस वक्त वफाक के पास वसाइल के महासिल की कमी है तो फिर दीगर जराए डिबेट होने चाहिए। ये जो आम आदमी का बजट है, आम आदमी को सपोर्ट है, इसको क्यों कट, क्यों ना बाकी चीजों के ऊपर कट लगाया जाए, क्यों ना दीगर जराए देखे जाएं इनकम के। राइट, बट कायरा साहब, इस अपकमिंग बजट से मुतालिक भी जो बात की जा रही है, एक IMF के डिक्टेशन पर ये बजट होना, और तमाम जो अहदाफ है वो IMF की इंस्ट्रक्शंस पर ही सेट किए जा रहे हैं। टैक्सेस की इसमें ऑलरेडी लोगों में फियर्स हैं कि इसकी एक टैक्सेस की भरमार होगी इस बजट में। आम आदमी जो एक गरीब आवाम है, मुतवस्सित तबका है, वो इसका खमियाजा उठाएगा। उससे कबल ही आप देख रहे हैं कि प्राइसेस ऑलरेडी कितनी एक्सेलरेट कर गई हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी जमात जो है वो अवामी लिहाज से इस IMF के बजट को सपोर्ट करना चाहेगी? देखिए, IMF का बजट कोई बजट नहीं होता, ये एक ऐसी गलत टर्म इस्तेमाल हो रही है। आप IMF से डिक्टेशन ना लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए, कोई वो आपको मजबूर तो नहीं कर रहे ना। आप उनसे पैसे ना लीजिए, वो आप उनसे पैसे मांगेंगे अगले प्रोग्राम के लिए, आपसे बजट नहीं बन रहा, आप कर्ज लेना चाहेंगे, तो वो कहेंगे जी आपने हमारा पिछले सालों का ये पैसे देने थे, आपने ये रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स हमें क्यों कहते हैं करें। एक तो IMF का बेसिकली
ऑब्जेक्टिव ही ये है, उसकी वजह तश्कील ये है कि वो दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या किसी जगह किसी दुनिया के मुल्क में इकोनॉमी शेक हो जाती है तो वो इकोनॉमिक सपोर्ट से उसको स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम है। अब हमारे मुल्कों में अगर हम उनके पास जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपकी आमदन थोड़ी है, अखराजात ज्यादा है, हमारे पहले पैसे आपने नहीं दिए, तो आप ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें। तो ग्रेजुअली करते करते अब हम इतना डेफिसिट हो चुका है हमारा कि हम बहुत सारे वादे कर बैठे, एक गवर्नमेंट में नहीं कई गवर्नमेंटों में हम वादे करते हैं, सारे पूरे नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में IMF की कंडीशनैलिटी और सख्त हो जाती है। साहब 25 प्रोग्राम्स मतलब इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के हम आज आप चाहें अलीना, आज आप चाहें आप कहें IMF को जी थैंक यू वेरी मच, हम आपके बाकी पैसे शेड्यूल के मुताबिक देते रहेंगे, हम आपके से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन फिर वो आपको फर्दर कर्जा नहीं देंगे। अब मसला ये है कि अगर IMF के प्रोग्राम से आप बाहर निकल गए और IMF ने कह दिया कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर बाकी जो फोरम्स हैं, वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या बाकी जो फोरम्स हैं, वो भी आपको सपोर्ट फराम नहीं करते। मल्टीलेटरल छोड़िए, बायलैटरल भी फिर कम हो जाती है सपोर्ट जो है, और उसके नतीजे में बहुत बहरान पैदा हो जाता है। सो ये उनका कोई शौक नहीं है, वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को या पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज करने के तरीकेकार। अब गवर्नमेंट की आमदन बढ़े, अखराजात कम हो, अखराजात से ज्यादा आमदन हो, तभी अपना डेट रिटर्न कर सकेंगे ना। यही बात वो कह एब्सोल्युटली। कायद साहब, मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब गुज़िश्ता रोज मेरे प्रोग्राम में थे और मैंने एक हवाला उनकी स्टेटमेंट का एक दिया था इब्तिदा में भी, मैं आप चाहती हूँ कि आप भी उस पर रिस्पॉन्ड करें, सुन लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की बात याद आ गई मुझे, उन्होंने कहा एक पार्लियामेंट से 2 तरमीमी हो सकती हैं, बार बार इसमें गुंजाइश नहीं होती है। आपने बड़े कंफर्टेबली कहा कि आइन में तब्दीलियां जो है वो, देखिए आइन में अमेंडमेंट हो ये ज्यादा बेहतर होता है बनस्बत इसके कि आइन मुअत्तल हो। कायद साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से जब मैंने बिलावल साहब की स्टेटमेंट कोट करते हुए कहा कि क्योंकि वो कह रहे थे कि आइन में तब्दीलियां भी होती रहती हैं और बड़े कंफर्टेबली उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे ये बात जरूर अर्ज की कि बिलावल साहब ने कहा था कि एक पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफी होती हैं, आइन ऐसा दस्तावेज नहीं जो बार बार तब्दील किया जाए। जिस पर डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की आपने भी सुना कि वो कहते हैं कि आइन में तरमीम बेहतर है आइन मुअत्तल होने से। आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पे, और ये नून लीग को कोडेड लैंग्वेज में बात करनी क्यों पड़ रही है? डू यू टेक इट एज अ थ्रेट? ये बात तो डॉक्टर साहब को बतानी चाहिए कि किस बात से उन्हें खदशा महसूस हो रहा है। आइन मुअत्तल तो मार्शल लॉ की सूरत में या कभी टेक ओवर्स की सूरत में होता है, और डॉक्टर साहब को किस बात से ये गुमान गुजरा कि कुछ ऐसा होने वाला है। और ये जुमला जो है अगर इसको और खोला जाए तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो तरमीम है जो अभी इनके जहनों में है या लाना चाहते हैं, ये तजवीज, ये मैं नहीं कह रहा, अगर मैं उनके आर्गूमेंट को खोलता हूं तो मुझे यूं लगता है कि ये वो कह रहे हैं कि तरमीम उधर से आ रही है, अगर आपने ना पास की तो फिर आइन मुअत्तल हो सकता है। भाई वो तो कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है कि हम मदाखलत का अमल बंद करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते मदाखलत करनी, आप हमसे क्यों डर रहे हैं? वो तो इस वक्त आपके साथ बड़े अच्छे माहौल में पाकिस्तान का आलमी वकार बेहतर हुआ है, उन्होंने बड़ी इकट्ठे काम किया है एक टीम वर्क के तौर पे। तो ये जो इब्हाम के सवाल हैं, सियासी इशूज है, हमें आपस में सेटल करने चाहिए। तरमीम, बिलावल साहब ने कहा 2 तरमीम काफी हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें हालात और जरूरत के पेश नजर तरमीम होती रहती है। हिंदुस्तान के आइन में 100 से ज्यादा तरमीम हो चुकी है। तो ये तरमीम होना कोई जुर्म नहीं है, तरमीम क्या होगी उसके ऊपर बात हो सकती है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को भी चाहिए कि वो इस तरह के जुमले, एक हुकूमती अलग बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, समझदार बंदे हैं, उनको चाहिए कि इस तरह का जुमला ज़ूमैनी जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे तो इब्हाम पैदा होगा, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बोझ होगा, इनके ऊपर भी बोझ होगा। राइट। कायद साहब, अब जरा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक मैं जरूर चाहूंगी कि क्योंकि इंतखाबी मुहिम जो है वो इस वक्त उरूज पे नजर आ रही है, बिलावल साहब आज भी तकरीर करते, अवामी इज्तिमा से खिताब मुसलसल आए रोज वो कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, दौरे। ये ज़रूर बताइएगा, उन्होंने 2 रोज़ कबल जो बात कही कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम फॉर्म 45 का बंदोबस्त कर लें और वो फॉर्म 47 की गारंटी वो खुद देते हैं। लेकिन यहाँ पर कायरा साहब, आपको पता है कि एक तासुर जो प्रिवेल इस मुल्क में करता है वो ये है कि फॉर्म 47 कहीं और से आता है। बिलावल साहब को ये यकीन कैसे है कि जो फॉर्म 47 उनके पास होगा वो सही होगा?
देखिए इस आर्गुमेंट को सियासी तनाजुर में देखिए। ये गुफ्तगू करते हुए एक बात है, तनाजुर क्या है कि तासर यह है, लोग भी अब बदिल से हो रहे हैं कि जी हम वोट डालेंगे, वोट तो किसी और का निकल आएगा, जी फला हो जाए। जिस तरह मिसट्रस्ट है, इस फिजा में एक लीडर को जाके अपने वोटर को क्या कहना है? वो कहते हैं कि भाई तुम फॉर्म 45 का बंदोबस्त करो, यानी तुम वोट डालो। तुम वोट डालोगे, वो वोट गिने जाएंगे और जहां जाके वोट तब्दील हो जाते हैं वो फॉर्म 47 होता है। हम वो नहीं होने देंगे। अवामी दबाव का, हमको बंदूक तो बर्दार थोड़े हैं, अवामी दबाव के जरिए हम कह रहे हैं कि हम अपने रिजल्ट तब्दील नहीं होने देंगे। हम अवाम का मैंडेट जो है वो तब्दील नहीं होने देंगे। लोगों को एतमाद हो, अगर लोग बदली में वोट डालने जाएंगे तो फिर टर्नओवर बहुत कम हो जाएगा। सो ये उन्होंने उनको तसल्ली दी है और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। हमें तवक्को है, इलेक्शन कमीशन ने तो वहां कमजोरी दिखा रहा है बहुत, लेकिन और हुकूमती वज़रा जाके वहां तक तरक्याती काम भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं, लैपटॉप भी बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को और वहां की केयरटेकर गवर्नमेंट को तगड़े होके इस इलेक्शन को फेयर कराना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को और बाकी हमारे इदारों को फेयर इलेक्शन की सूरत में जिसकी पार्टी की भी गवर्नमेंट बनती है वो उस पार्टी को हुकूमत बनाने देनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलेगा तो ये बिरादरियों, कबीलों और मसलकों की सियासत जो है इससे हमारी जान छूटेगी और सियासत मुस्तहकम होगी। और कायर साहब, आपने जिस तरह से ये बात कही भी कि जो कंसर्न्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो यानी कि इस इलेक्शंस के फ्री एंड फेयर होने के हवाले से वो मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सिर्फ पीटीआई नहीं करिए, जिसकी क़यादत को वहां पर दाखिला जो है वो मना किया जा रहा है। I'm sorry to cut you. जो बात हम कह रहे हैं ना बार बार, वो ये है कि इलेक्शन जब भी पाकिस्तान में होते हैं या गिलगित में होते हैं, पिछले इलेक्शन में हम सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात थे, लेकिन सीटें हमारी थोड़ी थी। तो ये लोगों को ये ज़हन में भाम रहते हैं ना, यहाँ पीटीआई कुछ कह रही है, बाकी जमातें कुछ कह रही हैं, लिहाजा अब अगर यही अमल चले, लोगों को इसी अमल के ऊपर वाद-ए-एतमादी हो जाए कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये तो हमसे छीना जाना है, वोट किसी और से निकल आने हैं, तो फिर क्या करने हैं वोट डाल के? तो ये आस्ता आस्ता लोग इस अमल से पीछे हटेंगे। जितना लोग इस अमल से पीछे हटेंगे, ये सियासी अमल कमजोर होगा। जितना सियासी अमल कमजोर होगा उतना मुल्क कमजोर होगा। राइट। कायर साहब, आप पंजाब पुलिस की भी गिलगित बल्तिस्तान में तैनाती, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस बहुत थोड़ी है। इलेक्शन एक बड़ी एक्सरसाइज होती है। एक जिले के अंदर जितने पोलिंग स्टेशन बने हैं, अब दिद्यामिर के अंदर फर्ज करें 4 सीटें हैं, वहां तो कोई 600-700 पोलिंग स्टेशन होंगे। उन पोलिंग स्टेशनों के ऊपर वहां की पुलिस कितनी डिप्लॉय कर पाएंगे आप? सो आप बाकी सूबों से मदद तलब करते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, फेडरल इदारे भी बुलाते हैं आप, FC वगैरह भी, और आप तलब करते हैं पंजाब से, कश्मीर से। कश्मीर का क्योंकि अपना इलेक्शन शुरू होने वाला है, उनकी पुलिस शायद अवेलेबल ना होगी, तो पंजाब की पुलिस जो है और KPK की मुझे तो नहीं पता, लेकिन KPK की सूरत हाल, आपकी जमात के अंदर से भी ये पॉइंट रेस किया गया कि ये एक सवालिया निशान है पंजाब पुलिस। खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो पहले वहां लॉ एंड ऑर्डर में बहुत एंगेज्ड है, तो पंजाब की पुलिस का वहां जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये हर इलेक्शन में जाती रही। लेकिन वो नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे ये सवालिया निशान है उनकी तैनाती गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब पुलिस की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपको दीगर सूबों से, पंजाब में भी जब इलेक्शन होंगे लोकल बॉडीज के, तो कई दफा आपको बाकी सूबों से पुलिस मंगवानी पड़ती है। कश्मीर का इलेक्शन होता है तो पंजाब से पुलिस जाती है। ये बड़ा सूबा है ना जी, यहाँ पे पुलिस की तादाद बड़ी है, तो आप डिप्लॉयमेंट करा लेते हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ।